नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुरम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम अध्ययन करते हैं ध्वनि, वर्ण और अक्षर। तो देखते हैं ध्वनि क्या है। तो ध्वनि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजी में इसे साउंड कहा जाता है। और ध्वनि का जो परिभाषा है ध्वनि की, उसे साइंस में दिया जाता है ठोस, द्रव या गैसों से होकर संचरित होने वाली कंपन को ध्वनि कहते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान में इसकी परिभाषा इस ढंग से उचित नहीं बन पाती है। भाषा विज्ञान में ध्वनि से संबंधित बातें बहुत सीमित मात्रा में कही जाती, वो भी खासकर मनुष्य की बोलियों के अर्थ में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं ध्वनि से संबंधित और क्या जानकारियाँ हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक तो ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। ये सीटेट में 2012 में पूछा गया है। ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं, तो ध्यान दें, ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। अब आपके सामने एक शब्द आए कि स्वनिम शब्द का निर्माण कैसे हुआ है या स्वनिम शब्द कैसा शब्द है। तो स्वनिम संस्कृत का शब्द है और ध्यान दीजिएगा, स्वनिम शब्द स्वर धातु से निर्मित है, यानी स्वन धातु, और स्वन का अर्थ होता है ध्वनि। फिर आगे हम देख रहे हैं ध्वनियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है। तो ध्वनियों का अध्ययन स्वन विज्ञान में किया जाता है। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछ रहा है ध्वनियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो ध्वनियों का अध्ययन स्वन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्वन विज्ञान को ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। फिर देख रहे हैं हम ध्वनि विज्ञान के लिए अंग्रेजी में दो शब्द प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। एक है फोनोलॉजी, दूसरा है फोनेटिक्स। फोनोलॉजी और फोनेटिक्स, और दोनों शब्द में फोन जो मुख्य शब्द है, ध्यान देना है, फोन से ही रिलेटेड है। तो दोनों शब्दों का संबंध ग्रीक शब्द, ये ध्यान देना है, जो फोन शब्द है एक ग्रीक शब्द है, फोन शब्द से है जिसका अर्थ ध्वनि होता है। स्वनिम को अंग्रेजी में फोनिम कहते हैं। इस स्वनिम को अंग्रेजी में फोनिम कहते हैं। स्वनिम वर्णमाला का द्योतक है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में वर्णमाला का द्योतक कौन है, तो आप वहाँ टिक करेंगे स्वनिम को। एक कुछ जगह प्रश्न पूछा गया है या आपसे पूछा गया है स्वनिम किसका द्योतक है, विकल्प दे आपको वर्णमाला, संधि, समास या वर्णमाला, शब्द, वाक्य, तो आप टिक करेंगे वहाँ स्वनिम वर्णमाला का द्योतक है। फिर देखते हैं कि जो स्वनिम को अंग्रेजी में फोनीम कहते हैं, फोनीम शब्द के जन्मदाता कौन है। तो फोनीम शब्द के जन्मदाता प्रोफेसर हैवेट हैं। इन्होंने लगभग 1876 ईस्वी में, फोनीम शब्द के जन्मदाता प्रोफेसर हैवेट हैं, और प्रोफेसर हैवेट ने फोनीम शब्द का 1876 ईस्वी में ध्वनि के अर्थ में प्रयोग किया था। मतलब उन्होंने फोनीम शब्द का अर्थ ध्वनि के रूप में व्यक्त किया। किस सन में? 1876 के ईस्वी के लगभग। स्वनिम के दो रूप होते हैं, एक खंड स्वनिम और एक अखंड स्वनिम। खंड स्वनिम की सत्ता स्वतंत्र होती है और अखंड स्वनिम की सत्ता स्वतंत्र नहीं होती है। स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहते हैं, यानी जो स्वनिम है, स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहते हैं। ध्वनिग्राम, ये समझिएगा, यानी जो स्वनिम है इसको ध्वनिग्राम भी कहते हैं। ठीक बात। और स्वनिम के दो भेद हुए, खंड स्वनिम और अखंड स्वनिम, और स्वनिम का दूसरा नाम क्या है? ध्वनिग्राम। और जो स्वनिम के दो भेद हैं, खंड स्वनिम और अखंड स्वनिम, तो खंड स्वनिम में स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, यानी इसमें आता है स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने हैं? हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में 10 स्वर खंड स्वनिम है, यानी हिंदी में 10 स्वर खंड स्वनिम है। वैसे स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन आपसे पूछा जाए हिंदी में खंड स्वनिम स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 बताएंगे। और यहाँ पर आपके जो होते हैं 31 आपके व्यंजन खंड स्वनिम होते हैं टोटल। यानी अगर पूछा जाए हिंदी में स्वनिम की संख्या तो बराबर होगी 10 धन 31,
31 बराबर कितना हो जाएगा 41। यानी हिंदी में कितनी संख्या हो जाएगी 41 हो जाएगी। अब देखें जो स्वर हैं इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक सामान्य खंड्य स्वनिम स्वर, तो इनकी संख्या 8 होती है। और अगर आपको आ जाए मिश्रित खंड्य स्वनिम स्वर, तो इनकी संख्या 2 होती है। अब समझें आप कौन कौन आते हैं। यानी हिंदी में जो स्वर हो रहे हैं सामान्य खंड स्वनिम वो 8 हैं, और 2 जो हैं मिश्रित खंड स्वनिम स्वर हैं वो हैं अ और औ, ये दोनों हो जा रहे हैं। और 8 में आएगा आपका अ ई उ ए ओ। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आपके, यानी हिंदी में 10 स्वर स्वनिम है और 31 व्यंजन स्वनिम हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आजकल बहुतायत सीटेट और यूजीसी में कुछ जगह कि स्वनिम से रिलेटेड प्रश्न, तो इस वजह से इस पर हमने थोड़ा चर्चा किया। ध्वनि के कुछ नियम है भाषा विज्ञान में दिए गए हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था कि ग्रिम नियम किससे संबंधित है। तो ग्रिम नियम जो है ये आपके ध्वनि से संबंधित है, ये ध्यान देना है। ग्रिम नियम किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। और ध्वनि को हमने अभी बताया कि स्वनिम कहा जाता है, तो वहाँ पर विकल्प दिया था स्वनिम, तो स्वनिम से संबंधित है। अगर ग्रिम नियम तो देखें कुछ ध्वनि नियम या इन्हीं को समझिएगा, स्वनिम नियम या इन्हीं को समझ लीजिए ध्वनिग्राम नियम, ध्वनि ग्राम नियम। इसमें जैसे पहला यही ज़्यादातर पूछा गया है सीटेट में और यूजीसी नेट जेआरएफ में भी, ग्रिम का नियम यानी ग्रिम नियम। ये किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है या स्वनिम से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है ग्रासमान का नियम, ग्रासमान नियम समझिएगा। तीसरा वर्नर नियम, चौथा तालव्य नियम और पांचवा मूर्धन्य नियम। जैसे इसमें अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है कि ग्रिम नियम किससे संबंधित है, तो जान जाएंगे स्वनिम से या ध्वनि से या ध्वनिग्राम से। ग्रासमान नियम किससे संबंधित है, ध्वनि से। वर्नर नियम किससे संबंधित है, ध्वनि से। तालव्य नियम किससे संबंधित है, स्वनिम से। जो भी आप समझे। मूर्धन्य नियम किससे संबंधित है, स्वनिम से। तो इस तरीके से हम ध्वनि के कुछ नियम भी पढ़ें। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ध्वनि के संबंधित कुछ बातें जो एग्जामों में पूछी जा रही हैं। जैसे DSSB, TGT, PGT, RPSC में प्रश्न पूछे गए हैं कई जगह। तो इससे संबंधित ऑल जितने वनडे एग्जाम हैं सभी के लिए ये जो टॉपिक ली गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके दृष्टि से। इस वजह से अभी हम व्याकरण के पहले ही पार्ट को लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग से, जीरो लेवल से, कि ध्वनि क्या होती है, पहले व्यक्ति को किसी से कहना ध्वनियाँ कैसे बोली जाती, कैसे निकलती हैं, ध्वनि के क्या है नियम हैं, ध्वनि के क्या भेद हैं। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे वर्ण क्या है, ध्वनि से वर्ण कैसे बनता है, फिर वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। ये संपूर्ण जानकारियाँ पूछी जा रही हैं। अब कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, आपसे अगर पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण
की दृष्टि से भाषा की इकाई, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई क्या है? क्या है? अगर आपसे पूछा जाए भाषा की उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई क्या है, तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे? ध्वनि को। आपका आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि जो है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई है, ये आपको ध्यान देना होगा इसे। और अगर ये पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी, अगर इसी को हटा के कह दे सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी आप बताएंगे ध्वनि को। यानी उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि ध्यान देना है केवल मौखिक होती है, लिखित नहीं होती है। यानी जब हम उसे लिख देंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, तब उसे ध्वनि नहीं कहेंगे, तब हम उसे वर्ण कहते हैं। इसीलिए ध्वनिमाला नहीं लिखा जाता है, हमेशा वर्णमाला लिखा जाता है, क्योंकि जब ध्वनियों को हम लिख देते हैं तब उसका नाम वर्ण पड़ जाता है, इसलिए वह हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब यहाँ समझ गए होंगे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई क्या है, ध्वनि है। अब यहाँ देखिए ध्वनि केवल मौखिक होती है, ध्वनि केवल मौखिक होती है, ध्वनि केवल मौखिक होती है। बात स्पष्ट हो रही है कि ध्वनि कैसी होती है? ध्वनि केवल मौखिक, यानी ध्वनि की सत्ता जो होती है ये मौखिक होती है, इसे ध्यान देना है। अतः हम कह सकते हैं भाषा की मौखिक इकाई, अगर हम कह दें। अब एक प्रश्न और बन जाता है कि भाषा की मौखिक इकाई क्या है, तो हम कहेंगे भाषा की मौखिक इकाई, तो भी हम बताएंगे क्या है, ध्वनि है। तो भाषा की मौखिक इकाई क्या है, मौखिक। या ध्यान दीजिए, फिर बार बार मौखिक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उच्चारण भी मुख से रिलेटेड है, इसलिए ये आपका प्रश्न यहाँ ये बनता है, ध्वनि केवल मौखिक इकाई होती है और भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ये प्रश्न आपका यही बन रहा है। तो आइए कुछ हम परिभाषाएं देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई बार। तो वर्ण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। वर्ण को अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है, ये सभी लोग जानते ही हैं। कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। ये ध्यान देना हो कि कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं हिंदी व्याकरण में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। जैसे अ, इसके खंड नहीं हो सकते, ई इसके खंड नहीं, का में देखिए हलंत लगा, इसके भी खंड नहीं हो सकते, ख हलंत लगा, इसके खंड नहीं हो सकते, इत्यादि। इसी बात को वासुदेव नंदन प्रसाद लिख रहे हैं। वो केवल अंतर बस उनकी परिभाषा सेम टू सेम दोनों लोगों की वैसे ही है, बस यहाँ पर किए हैं ना हो सके, यहाँ ना हो, बस ये लिखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। ये वासुदेव नंदन प्रसाद की परिभाषा है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं। शब्द तो देखिए, शब्दानुशासन में कहा गया है वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब शब्दानुशासन में भी इसी बात को बताए हैं कि जो कहें बस इनकी बात में थोड़े दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका है कि वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है, डाट 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 किया गया है, कुछ बात छोड़ी गई है यहाँ, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक, तो देखिए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जो है वर्ण के संबंध में क्या कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की इन ध्वनियों को लिखित रूप, ये ध्यान देना है कि भाषा की इन ध्वनियों को लिखित रूप, ये ध्यान देना है, लिखित रूप देते समय वर्ण कहते हैं। मतलब जो ध्वनि हम बोलते हैं उसको अगर लिखित रूप दे देते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम बोले क, तो ये ध्वनि है, लेकिन जब इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं तो ये वर्ण हो गया। जैसे हम बोले अ, ये ध्वनि है, लेकिन अगर लिख दिए तो वर्ण हो गया। जैसे हम बोले ई, अभी तक ध्वनि है, अगर हम इसको लिख दिए ऐसे तो ये वर्ण हो गया। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई। अब संपूर्ण वर्ण से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक परिभाषा निर्मित किया है। ये देखिए, जिस वर्ण के संदर्भ में ये परिभाषा परफेक्ट नज़र आ रही है, कुछ जैसे इसमें बातें कैसे आ रही हैं इसको हम देख रहे हैं। इसे देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य के, ये ध्यान देना है, जिसे उसमें कहा रहा ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो ध्वनियाँ तो बहुत ढंग से निकलती हैं, जैसे चाहे मछली पानी में कूदे तो भी ध्वनि निकलेगी,
चाहे कोई किसी के सर पे डंडा मारे तो भी ध्वनि निकलेगी, चाहे कोई चुटकी बुझाए तभी ध्वनि निकलेगी। अब कुछ लोग कहते हैं, उसी को थोड़ा घुमाते हैं, सर मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को, तो मनुष्य के मुख से भी कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कोई खांसता है तो भी ध्वनि, दांत किटकिटाता है तो भी ध्वनि निकलती है। लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए ये परिभाषा को निर्मित किया गया है। ये परिभाषा क्या कह रही, मनुष्य के उच्चारण अवयवों से। अभी ध्यान देना, फिक्स हो गया कि मनुष्य केवल सभी की ध्वनि नहीं लेना है कि संसार के जितने प्राणी हैं उनसे जो ध्वनि निकल रही, भाषा विज्ञान में उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। एकदम स्पष्ट बात है कि केवल मनुष्य की मुख से निकलने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जा रहा है। मनुष्य के उच्चारण अवयवों यानी वाग इंद्रियों से, जो उसके वाग यंत्र हैं, मनुष्य के वाग यंत्र से यानी उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनियों को, उसके उच्चारण अवयव जो हैं उससे जो ध्वनि निकलती है, जैसे हम बोलते क ख, ये हमारे उच्चारण अवयवों क्या है, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, फिर आपका दंत है, इनको उच्चारण स्थान दिया गया कह के कि मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनियों को सूचित करने के लिए, उसे बताने के लिए निश्चित किए गए लिखित ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते। ये भी ध्यान, जिसे किसमें कहा, निश्चित किए गए। अब ये निश्चित कैसे हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। निश्चित इसलिए कहा जा रहा है कि फिक्स है। जैसे अगर हम बोले अ, अभी कहेंगे फिक्स कैसे है, तो इसके लिए एक चिन्ह बनाया गया। अभी क्या हुआ, वर्ण हो गया, अभी तक ध्वनि थी, अभी वर्ण हो गया। अब जैसे हम बोले ई, अभी क्या हुआ, लिख दिया गया, ई ध्वनि को, तो ये वर्ण हो गया। अब ये फिक्स कैसे है, निश्चित कैसे है, आप किसी दूसरे राज्य चले जाइए और यही उससे लिख दीजिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उससे कहिए कि इसे पढ़े हो, तो क्या पढ़ेगा, कहेगा अ। फिर इसी को जाके कहीं दूसरे राज्य में चले जाए, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ भी जाएंगे ध्वनि को निकालेगा अ, इसको निकालेगा ई। इसका मतलब ये ध्वनियाँ निश्चित हैं। और आगे का लिखित ध्वनि चिन्हों को, ये क्या है, जैसे अ, ये ध्वनि का चिन्ह है, प्रतीक है, सिंबल है। इसको कोई देखते ही कहेगा अ, ऐसी ध्वनि निकालेगा। इसको देखते ही कोई कहेगा उ, ऐसी ध्वनि निकालेगा। इसको देखते ही कोई कहेगा ए, ऐसी ध्वनि निकालेगा। इसको देखते ही कोई कहेगा क, ऐसी ध्वनि निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ, इससे तात्पर्य है कि जो मनुष्य का उच्चारण अवयव है उससे उच्चरित ध्वनियों को सूचित करने के लिए, बताने के लिए निश्चित किए गए, ये भाषा वैज्ञानिकों ने या व्याकरणों ने इसको निश्चित कर दिया है इनको बताने के लिए, और कह रहे हैं कि सूचित करने के लिए निश्चित किए गए लिखित ध्वनि चिन्हों को, जिनको लिखा जाता है उन्हीं को वर्ण कहा जाता है। देखिए, वर्ण से कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, वर्ण कैसा शब्द है, आपको पता है? अगर आपको विकल्प दिया जाए कि वर्ण कैसा शब्द है, विकल्प हो विपरीतार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, तो जानते हैं कैसा है? वर्ण जो है, वर्ण शब्द जो है ये है अनेकार्थी। इसका एक से अधिक अर्थ निकलता है, अनेकार्थी। अब इसमें कैसे निकलता है एक से अधिक? वर्ण माने रंग भी होता है, वर्ण माने जाति भी होती है, वर्ण से मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब केसर भी होता है, वर्ण से तात्पर्य आकृति भी होती है, वर्ण से मतलब आकार भी होता है। यानी ये वर्ण का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे अनेकार्थी कहा जाता है। अनेकार्थी का मतलब समझते हैं, वह शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ निकले उसे कहा जाता है अनेकार्थी। जैसे कुछ शब्द आप जानते हैं, ये ध्यान देना है, अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों में सावधानीपूर्वक ध्यान देना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्दों में जितने शब्द होते हैं एक दूसरे के सब पर्याय होते हैं, लेकिन अनेकार्थी में ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम कह दें सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची आप कहेंगे रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, मार्तंड। अब समझिएगा, यहाँ पर रवि का पर्याय भानु भी होगा, भानु का सूर्य भी होगा, भानु का दिनकर भी होगा, दिनकर का दिवाकर भी होगा, मार्तंड का दिनकर, मतलब सभी एक दूसरे के समान अर्थ देंगे। तो ये होता है पर्यायवाची, जिसे समानार्थी कहते हैं। लेकिन अनेकार्थी में ऐसी बातें नहीं आती। अनेकार्थी में जैसे आप ये जानते होंगे हरि शब्द है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं हरि कैसा शब्द? अनेकार्थी है। जैसे आपसे जाए गुरु शब्द, अनेकार्थी है। जैसे आपका आ जाए खर, अनेकार्थी शब्द है। जैसे आपका जाए कनक, अनेकार्थी शब्द है।
ये सब देख रहे हैं। जैसे आ जाए गो, अनेकार्थी शब्द है। तो ये जो शब्द हैं, जैसे आ जाए सारंग, ये अनेकार्थी शब्द है। ये जो शब्द हैं सब अनेकार्थी। अब कहेंगे हरि कैसे है? हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने पानी भी होता है, हरि माने विष्णु को भी कहा जाता है। बहुत शब्द होते हैं। अब समझिए, जैसे एक पंक्ति आपको बोल रहे हैं कि देखिएगा अनेकार्थी का शब्द का अर्थ कैसे निकाला जाता है। हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, हरि गए हरि में, हरि मन भयो उदास। अब इसमें हरि बोले तो यहाँ पर पहले मेढक के अर्थ में आ रहा है शब्द मेढक। तो मेढक बोल रहा है, हरि बोले वो बोला टरटर, हरि ही सुने सर्प सुन लिया, हरि गए हरि के पास सांप गया मेढक को खाने के लिए सर्प, हरि गए हरि में, अब जो मेढक हो पानी में चला गया, हरि मन भयो उदास, सांप का मन उदास हो गया। तो देख रहे हैं अनेकार्थी से हम कहते कनक कनक ते 100 गुनी। तो कनक कनक जो 2 बार आ रहा है उसका अलग अलग अर्थ है। एक का अर्थ आप कहते हैं सोना, एक का धतूरा, ये जानते ही होंगे। जैसे गुरु शब्द, गुरु माने भारी भी होता है, गुरु माने बड़ा भी होता है, गुरु माने श्रेष्ठ भी होता है, गुरु माने शिक्षक भी होता है, ये भी अनेकार्थी हो गया। जैसे कहते खर, खर एक राक्षस का नाम है, खर माने तिनका भी होता है। अब देखें कनक, कनक से तात्पर्य क्या होता है? कनक माने अभी हमने बताया सोना होता है, कनक माने धतूरा होता है, कनक से तात्पर्य और गेहूं को भी कहा जाता है। गो, गो माने इंद्री भी होती है, गो से तात्पर्य गाय से भी होता है, इसीलिए कहीं कहीं लिखा गोस्वामी। फिर देखिए सारंग, सारंग भी तो अनेकार्थी का तात्पर्य यही हुआ, वह शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ निकले उसे अनेकार्थी कहते हैं। इस दृष्टि से वर्ण भी एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। जैसे समझिएगा कि यहाँ पर बंदर के अर्थ में हरि कैसे आता है। आप जानते हैं कि बहुत अच्छी कहानी प्रचलित है, चर्चित है कथा के रूप में, कि एक बार नारद जी को स्त्री मोह हुआ था। ये आप जानते हैं कि वो शादी करने के लिए बहुत विह्वल हो गए थे। ये विष्णु जी की माया थी कि उनको घमंड हो गया था कि वो कामदेव को जीत लिए। तो विष्णु जी ने माया रचा और नारद जी स्त्री मोह में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब करें क्या, हमारी सहायता इस समय उस स्त्री के पास नज़दीक लाने में या शादी करने में विष्णु जी सहायता कर सकते हैं, वो सुंदर हैं, हम उतने सुंदर नहीं हैं। तो विष्णु जी की तपस्या के विष्णु जी जल्दी ही प्रकट भी हो गए, ऐसा कहा जाता है। और उनसे जब कहा विष्णु जी ने कि जो वर चाहते हो मांगिए, तो उन्होंने कहा मुझे हरि का रूप चाहिए, अर्थात तो विष्णु का रूप मांगे। लेकिन विष्णु जी ने उनको हरि के स्थान पे बंदर का अर्थ लगाकर उनको बानर बना दिया था, और पूरा भयंकर बंदर जिसे आप कहते हैं, और सुंदर नहीं विश्व सुंदरा बनने के चक्कर में एकदम कुरूप हो चुके थे। तो इस तरीके से हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने सर्प होता है, हरि माने पानी, यानी हरि से तात्पर्य हरि का मतलब मेढक भी हो जाता है। तो जहाँ पर अर्थ जैसा निकाला जाता है, तो ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकल जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, इन अनेकार्थी शब्द का प्रयोग अलंकार में भी किया जाता है। जैसे जहाँ पर हम यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर अनेकार्थक शब्दों को रिपीट कर दिया जाता है 2 बार। जैसे हम कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक 2 बार आया तो उसका 2 अर्थ। जैसे हम कहीं घनश्याम शब्द कीजिए, तो घनश्याम माने काला बादल, और घनश्याम का मतलब क्या हो गया, कृष्ण के अर्थ में। जहाँ हम कहते हैं काली घटा का घमंड, घटा 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 2 बार आ गया, इसका मतलब एक घटा माने बादल होगा, एक घटा माने कम होना हो गया। जैसे केकी रवकी नूपर धुन शून्य जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती 2 बार आ गया, तो इसका मतलब इसका यहाँ भी अनेकार्थी शब्द है। श्लेष में भी अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ एक बार होता है उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। जैसे हम कहते हैं पानी, गैन उबरे मोती मानुष चून, तो पानी वहाँ अनेकार्थी शब्द है, लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। जैसे पानी गए, पानी वहाँ एक बार मनुष्य के अर्थ में आ रहा है, पानी माने इज्जत, पानी भी अनेकार्थी शब्द है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार पानी माने इज्जत भी, पानी से तात्पर्य इज्जत हुआ, तो अगर मनुष्य की एक बार प्रतिष्ठा चली जाए तो वापस नहीं आती है। फिर पानी माने कहा जाता है मोती, तो मोती के अर्थ में पानी से मतलब चमक हो गया, अगर मोती की एक बार चमक चली जाए तो दोबारा नहीं आती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कई जगह किया जाता है और वो शब्दों में आकर्षण पैदा कर देता है। इस वजह से यहाँ भी समझना है कि वर्ण भी एक अनेकार्थी शब्द है और वर्ण का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे अगर हम देखें जाति के अर्थ में, रंग के अर्थ में और अक्षर के अर्थ में, तो पहले हम जब प्राचीन काल में थे तो उस समय वर्ण से तात्पर्य कहीं कहीं रंग भी बताते हैं कुछ लोग, जैसे ब्राह्मण का रंग, वैश्य का रंग, फिर आपका क्षत्रिय का रंग, शूद्र का रंग, शूद्र को लोग काला कहते थे, वहाँ सफ़ेद बताते थे, कहीं कहीं इसको 4 जातियों में बांटने की बात कहते हैं। फिर कहीं कहीं इसका
साइंस में भी आप साइंस में देखते हैं वर्ण का मतलब रंग होता है, जिससे आप पढ़े होंगे वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब कलर विजन, वहाँ वर्ण माने रंग हुआ। अब वर्ण माने जाति कहाँ होती है? जैसे हम कहा जाते हैं कि हमारा समाज 4 वर्णों में बटा था, तो वहाँ जाति हो गई, और हम सामान्य दृष्टि से वर्ण को अक्षर कहते ही हैं, जबकि वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है। अभी इसको हम समझाएंगे आपको। तो आइए अब हम लोग अक्षर के बारे में जानते हैं। अक्षर और वर्ण में जो अंतर पहले कन्फर्म नहीं हो पाता था कुछ लोगों को, वो अब समझ जाएं वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। देखिए, अक्षर की परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया क्या क्या दे रहे हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिख रहे हैं कि अक्षर एक ध्वनि अथवा एकाधिक ध्वनियों की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके के साथ होता है। मतलब ये कह रहे हैं एक ध्वनि, मतलब अक्षर जो है एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों, यानी एक ध्वनि अथवा एकाधिक ध्वनियों की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके के साथ हो, यानी एक चेस्ट पल्स या हृदय स्पंद से होता है, जिसमें एक स्वर अवश्य होता है। ये तो कन्फर्म हो गया कि अक्षर में स्वर होना जरूरी है, एक स्वर अवश्य होता है। फिर कह रहे हैं उसके पहले या बाद में एक या अधिक व्यंजन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अब इसका मतलब समझिए, जैसे जितने स्वर होते हैं सब अक्षर कहे जाते हैं, क्योंकि उसमें स्वर है ही है। अब जैसे क है, अब ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं जिसके खंड ना हो सके तो ये क्या होगा? ये आपका वर्ण है। अगर हम ऐसे कह दिए क, तो ये क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। अगर इसी को हम इस ढंग से करें क धन अ, तो यहाँ देखेंगे ये आपका वर्ण है, आ इसमें स्वर जुड़ गया, यानी इसमें कह रहे हैं जिसमें एक स्वर अवश्य होता है, तो ये मिलकर हो गया अक्षर। यानी एक चीज़ समझ गए कि जो व्यंजन होता है अगर उसमें हम स्वर को जोड़ दें तो वो अक्षर बन जाता है। अगर स्वर नहीं रहता है, जिसे हम हलंत लगा के रखते हैं, तो उस समय उसको वर्ण कहते हैं। अब आगे देखें कैलाश चंद भाटिया की परिभाषा। ये कहते भाषा के उच्चारण प्रवाह में, भाषा के उच्चारण प्रवाह में एक स्वर अथवा स्वर युक्त व्यंजन, यानी एक स्वर, यानी जैसे अ, तो आ का अर्थ आ भी हो गया, ई उ, तो कह रहे हैं एक स्वर अथवा स्वर युक्त व्यंजन का स्पष्टतया, यानी एकदम कन्फर्म पृथक सुनाई देना, यानी स्पष्ट रूप से सुनाई देना ही अक्षर है। यानी जैसे हम कह दें, शब्द हम ले रहे हैं, जैसे हम शब्द ले रहे हैं काला, काला शब्द हुआ। अब इसमें पूछा जाएगा कि वर्ण बताइए, कितने वर्ण है। ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया तो आप कितने वर्ण बताएंगे? इसमें कितने वर्ण हैं काला शब्द में? तो इसके लिए आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। तो काला का वर्ण विच्छेद कीजिए, क्या बनेगा? तो काला का वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा क धन अ धन ल धन आ। तो कितने वर्ण हुए इसमें? 1 2 3 4, यानी बराबर 4 वर्ण। यानी वर्ण से तात्पर्य हम वर्ण विच्छेद करके, यहाँ जब वर्ण विच्छेद किए तो जितने वर्ण हैं आ गए। अब अक्षर के बारे में, जिनका उच्चारण एक झटके के साथ होगा, ध्यान देना। तो हम जब बोलते हैं काला तो 2 शब्द हुआ, मतलब 2 अक्षर आए इसमें। एक शब्द अक्षर हुआ का और एक हुआ ला, तो इसमें 1 और 2 ये मिलकर क्या हो गए? 2 अक्षर हैं और 4 वर्ण हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। तो अब ये चीज़ कंफर्म हो गई, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। अक्षर में स्वर जुड़ा होता है, जितने स्वर हैं वो सभी स्वर क्या हैं? अक्षर भी हैं। ध्यान देना, अब यहाँ ध्वनि, वर्ण और अक्षर को समझें। जितने स्वर हैं वो ध्वनि भी हैं, वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। अब व्यंजन क्या है? तो जितने व्यंजन हैं ये समझिए व्यंजन के बारे में। जो व्यंजन है, ये व्यंजन ध्वनि है, वर्ण है, लेकिन अक्षर तब बनेंगे जब व्यंजन धन हम स्वर कर देंगे तो ये दोनों मिलाकर अक्षर हो जाएंगे। यानी अब स्पष्ट हो गया ध्वनि क्या है। ध्वनि केवल मौखिक होता है, जब तक हम उसे लिखेंगे नहीं तब तक उसे ध्वनि नहीं कहते। यानी ध्वनि केवल मौखिक होती है। तो अब उन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब अंतर समझ गए ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर हुआ
कि ध्वनि मौखिक होती है, जब तक हम बोलते हैं लिखते नहीं तो उसे ध्वनि कहा जाएगा। और वर्ण किसे कहते हैं? जब हम उसको लिख देते हैं, यानी ध्वनियों का लिखित रूप हो गया। अक्षर क्या कहते हैं? जब उसमें स्वर सम्मिलित हो जाता है व्यंजन में, यानी सभी स्वर और स्वरांत व्यंजन यानी स्वर युक्त व्यंजन क्या कहे जाएंगे? अक्षर कहे जाएंगे। ठीक, तो देखिएगा वर्ण जो है ये भी अनेकार्थी शब्द था, और इसके बाद जो अक्षर हम देखते ये भी अनेकार्थी शब्द है। तो कहेंगे अक्षर का क्या अर्थ होते हैं? अक्षर माने आत्मा भी होती है। अक्षर से तात्पर्य आत्मा से भी होता है। अक्षर माने ब्रह्मा भी होता है। ब्रह्मा, अक्षर से मतलब अनश्वर होता है, अनश्वर यानी जो नष्ट ना हो, इसी के अर्थ में कई जगह। और अक्षर माने हमने बताया वर्ण भी होता है, यानी लेटर, वर्ण विनाश यानी ये होता है। अक्षर माने मोक्ष भी होता है। ठीक, यानी अक्षर कैसा शब्द है? यानी अक्षर अनेकार्थी शब्द है। अक्षर अनेकार्थी शब्द है। अब जो परिभाषा अक्सर कुछ लोग बताते हैं कि ना क्षरत इति अक्षर, जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर होता है। तो ये बताइए, जैसे हम कह दिए काला, तो इसमें दो अक्षर हुए, का और ला, तो का क्या क्षरण नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब जो ना क्षरत इति अक्षर है, ये परिभाषा किस संदर्भ में दी गई है? ये ब्रह्मा आत्मा के संदर्भ में दी गई है। इसके बारे में कहा गया है ना क्षरति। तो ये देखिए ऐसे किया गया, ना क्षरति इति अक्षर, यानी इसमें क्षरत इति जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा क्षरति धन इति। तो इसका ई और ए मिलकर यहाँ बड़ी हो जा रहे हैं, तो ये संधि युक्त है, यानी आपकी दीर्घ संधि है। तो ना क्षरत, जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। आत्मा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में कहा गया है। जैसे आत्मा के बारे में कहा गया है ये अनश्वर है। कृष्ण गीता में उपदेश भी दिया है, और उपदेश क्या है? नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः ना चयनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयतु मारुता। तो उसका अर्थ भी जैसा बहुत चर्चित है, आप देखे होंगे कई जगह पोस्टरों पर लिखा हुआ मिल जाता है। कहीं कहीं जहाँ पर पत्रिकाएं निकलती हैं विश्वविद्यालय के या विद्यालय के, वहाँ भी ये लिखा मिल जाता है कि इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, ना तो आग जला सकती है, ना तो जल गीला कर सकता है, ना ही वायु सुखा सकती है। तो वही पंक्ति है, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयतु मारुता। अच्छा, गीता के बारे में अब चर्चा आ गई है, तो मित्रों देखिएगा कि जो हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ है उससे भी टेट में एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी पिछली बार पूछा गया था कि गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में दिया गया है? ये ध्यान है, आपको पता है? अच्छा बताइए, महाभारत किस में बटा है? जिस आपसे विकल्प दे, खंड में, भाग में, पर्व में, ठीक, कांड में, तो क्या बताएंगे? महाभारत पर्व में बटा है। और कितने पर्व हैं महाभारत में? 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। तो गीता का उपदेश किस पर्व में दिया गया है? भीष्म पर्व में। ये प्रश्न पूछा गया था, टेट का प्रश्न है। तो इस कक्षा में आपको टेट यानी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जितने एग्ज़ाम हैं सबके लिए पूर्ण स्कोरिंग के लिए बेहतर कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। आज से ये प्रारंभ की जा रही हैं कि आपको हर चीज़ें स्पष्ट रूप से और प्रमाणित मिल सके। जैसे कई बार परीक्षाएं होती हैं और आप आंसर करके चले आते हैं, आयोग आंसर कुछ और दे देता है और आप परेशान होते हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस सब बातों को हम इसीलिए इस चैनल का निर्माण करके आए हैं, और इसका नाम रखा गया ज्ञानपुरम क्लासेस, जिसमें आपको रजिस्टर्ड पुस्तकों के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो उन पुस्तकों को आप परचेज कर लीजिए, जाइए मार्केट में मिल जाएंगी, जिन पुस्तकों का मैं उल्लेख करूंगा, और आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर, फोटो खींचकर, जो भी आप उनका फोटो खींचकर आयोग में पृष्ठ सहित आप डालिए, आपको नंबर सुनिश्चित मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आयोग जो भी आंसर मानेगा अपने मन से मान लेगा। तो इस वजह से ये सब बातें रजिस्टर्ड पुस्तकों के माध्यम से ही बताई जा रही हैं कि जो आपके पास प्रमाणिक जानकारी हो। तो इस ढंग से हम देखें कि अक्षर भी एक कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। तो आपके टीजीटी, पीजीटी में भी ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे डीएसएसबी में ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। डीएसएसबी आप जानते हैं स्टैंडर्ड लेवल का पेपर को बनाता है, और आप जानते हैं वहाँ ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। आरपीएससी ऑफलाइन कराती है राजस्थान
के एग्ज़ाम जो होते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक पेपर बनाता है, मतलब वो पेपर बनाने के पीछे मेहनत करते हैं अच्छे से। और यही उत्तराखंड भी आप चले जाएंगे तो उत्तराखंड में भी यही होता है कि वहाँ भी लोग पेपर बनाने के पीछे मेहनत करते हैं। यूपी में थोड़ा बहुत अभी नॉर्मल ढंग से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये ध्यान देना है। और हमने आज आपको वर्ण और अक्षर के बारे में जो जानकारियाँ दी वो सब कहीं की फेक बातें नहीं है, ये रजिस्टर्ड पुस्तकों से ली हुई बातें हैं जो आप प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है इस संदर्भ में। तो चलिए आइए अब हम सारांश के रूप में देखते हैं कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर भी समझ लेते हैं। आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। आपको एक जिसे कहा जाता है निदानात्मक शिक्षण, निदान माने जानते हैं आप लोग, इस आपके शिक्षण में कई बार पूछा जाता है निदानात्मक शिक्षण। पहले निदान आता है कि उपचार आता है? पहले निदान आता है। निदान का मतलब होता है कारण की जानकारी, और इसके बाद उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण। तो अब यहाँ पर आपके संपूर्ण जो विचार बने होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे। आज आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे ध्वनि, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो ध्वनि आप एक बार फिर से देखते हैं सारांश रूप में। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि मौखिक होती है, जो हम केवल मुख से बोलते हैं, जब तक बोलते हैं तभी तक ध्वनि हुई। क्लियर? वर्ण क्या होता है? ध्वनियों के लिखित रूप को सारांश के रूप में बता रहे हैं आप, ये बस समझिएगा। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और अक्षर क्या होते हैं? जब अक्षर में क्या क्या आते हैं, जितने स्वर होते हैं सभी अक्षर कहे जाते हैं। और जब व्यंजन में हम स्वर जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बन जाते हैं, और स्वरहीन व्यंजन वर्ण कहे जाएंगे। यानी जिस व्यंजन में स्वर नहीं होगा वो वर्ण कहा जाएगा, जब उसमें स्वर जोड़ देंगे तो अक्षर कहेंगे। अक्षर की एक विशेषता और बताई गई है आपके अभी परिभाषा के माध्यम से कि अक्षर वे ध्वनियाँ, एक या एक से अधिक ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण एक झटके के साथ होता है। जैसे हम कहते राजा, तो राजा, एक झटके में रा आया, एक झटके में जा आया, तो इसमें दो वर्ण हुए, दो अक्षर हुए। और वर्ण कितने हुए? 4 होंगे। तो जब हम रा को तोड़ेंगे राजा, तो यहाँ होगा रा धन आ धन ज धन आ। तो यहाँ देखेंगे 4 वर्ण हुए, इसे वर्ण विच्छेद कह रहे हैं। तो 4 वर्ण हुए। अब राजा झटके के साथ हम 2 बार पढ़ रहे हैं, तो इसे अक्षर कह देंगे। तो 2 अक्षर हुए और 4, 1 2 3 4, 4 वर्ण हो गए। तो मित्रों, आप जहाँ तक ऐसा आपको फील होने लगा होगा कि ये कन्फर्म हो गए होंगे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है, तीनों में आप अंतर समझ गए होंगे। तो मित्रों ये बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हमारे जितने नोटिफिकेशन हो वीडियो के वो सब आपको समय अनुसार समय समय पर मिलते रहें। और हाँ मित्रों, इसको शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे कि हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं और हम इस सही और यथार्थ और प्रमाणिक जानकारियाँ आपके सामने लेकर प्रस्तुत रहें। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।